नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया परमाणु हथियारों की दौड़ में अंधी हो चुकी है। हर देश चाहता है कि वो परमाणु शक्ति बने, लेकिन भारत इस दौड़ में महाशक्ति बनना चाहता है। महाशक्ति शांति के जरिए शांति की स्थापना की, देश को रोशन करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर करने के लिए, देश में ऊर्जा उत्पादन को 100 गीगावाट करने के लिए, हर प्रदेश में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लिए, और अगर इसके लिए विदेशी निवेश की भी जरूरत पड़े तो उसके दरवाजों को खोलने के लिए। तो क्या भारत तैयार होने वाला है नए दौर की उस ऊर्जा के साथ जो अकल्पनीय है, जिसका इस्तेमाल अविश्वसनीय है और जिसका संवर्धन अद्भुत है? और इसके जरिए भारत क्या 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर सकता है? तो मोदी का क्या है शांति प्लान, जिसके केंद्र में है परमाणु रिएक्टर, और क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है? साथ ही इस बिल के पास होने के साथ देश में क्या वाकई में ऊर्जा क्रांति आ जाएगी? आज आपको शांति बिल की पूरी जानकारी देने के साथ साथ इसका लक्ष्य, इसका खतरा, इससे फायदा और दुनिया की नजर में इसका महत्व क्या है, विस्तार से बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उस नाम के साथ जो दुनिया के लिए बेहद जरूरी, और यह नाम है शांति। तो क्या शांति की स्थापना के लिए शांति की जरूरत है? और क्या ऊर्जा क्रांति के लिए भी शांति की जरूरत है? क्या है मोदी का शांति बिल? जरा इसको समझिए और इसके साथ ही प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जो जिसे हम शांति कह रहे हैं, SHANTI। शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब है सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह शांति की फुल फॉर्म है। दरअसल मोदी सरकार ने लोकसभा में शांति बिल 2025 पेश किया है, और इस विधेयक के जरिए भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव है, ताकि दशकों से चली आ रही सरकारी एकाधिकार व्यवस्था खत्म हो और निजी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता खुल सके। तो चलिए जरा यह भी समझ लीजिए कि इस बिल का मकसद क्या है और इसका लक्ष्य क्या है। इसका सीधा जो मकसद है वो है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता भारत की बना देना। इसके अलावा 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करना। इसके अलावा कोयला पर निर्भरता भारत के अंदर खत्म करना। 24/7 बेसलोड पावर सप्लाई को सुनिश्चित करना, और इसके अलावा स्वदेशी थोरियम संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। यह इस बिल का मकसद भी है और इसका लक्ष्य भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही इस बिल को लेकर प्रस्ताव आया, आज ये पास हुआ। जरा इसकी पूरी टाइमलाइन समझिए कि कैसे लोकसभा में पेश करने से पहले कैबिनेट से इसको मंजूर किया गया। कैबिनेट से 12 दिसंबर को इसे मंजूर किया गया, लोकसभा में 15-16 दिसंबर को इसे पेश किया गया, 17 दिसंबर यानी कि आज ये बिल पारित हुआ। और जिस वक्त ये बिल पारित हुआ उस दौरान विपक्ष लोकसभा के अंदर मौजूद नहीं था, लोकसभा से विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। लेकिन क्या अब ये बिल सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब इसमें क्या होगा, राज्यसभा में विचार और ये पास होगा, और इसकी पूरी संभावना है कि ये राज्यसभा से भी पास होगा, और ये कंफर्म है कि ये राष्ट्रपति के पास जाकर एक कानून का रूप बन जाएगा। लेकिन कानून बनने के बाद क्या होगा? क्या वाकई में जैसे श्वेत क्रांति को पहचाना गया, क्या वाकई में जिस तरीके से हरित क्रांति का जिक्र हुआ, क्या ये वो ऊर्जा क्रांति की तरफ बढ़ता हुआ कदम जो भारत को आत्मनिर्भर करने के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी करेगा? ये बिल सरकार ला क्यों रही है? क्या वाकई में इसकी जरूरत है? जरा इसको भी समझिए, क्योंकि शांति बिल 2025 के माध्यम से सिविल न्यूक्लियर कानून में बदलाव किया गया है। परमाणु दुर्घटनाओं से जुड़े नागरिक दायित्व के लिए एक व्यावहारिक ढांचा बनाने और देश में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। देश के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने, इसके साथ साथ परमाणु विज्ञान और तकनीक में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भी यह कानून बनाया जा रहा है।
बिजली के अलावा अन्य क्षेत्रों में परमाणु तकनीक का विस्तार करने, देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि बिल कानून का रूप लेगा और विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदम को और तेजी से मजबूत करेगा। जरा वर्तमान स्थिति को भविष्य के उस आईने के साथ समझने की कोशिश कीजिए जो वर्तमान से भविष्य की तरफ बढ़ते हुए भारत को विकसित कर देगा। जरा उस पर एक नजर डालते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। अगर विकसित भारत की तरफ हमें कदम बढ़ाने हैं तो वर्तमान और लक्ष्य दोनों को देखना पड़ेगा। वर्तमान की स्थिति क्या है? 23 परमाणु रिएक्टर इस वक्त देश के अंदर है, 23 है, और उनसे जो उत्पादन कुल हो रहा है वो उत्पादन कितना हो रहा है? वो हो रहा है 8.8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता के ये 23 परमाणु रिएक्टर हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। शायद 17-18 के आसपास ऐसे हैं जो ऑनगोइंग है, यानी कि जिन पर काम चल रहा है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2032 तक 22 गीगावाट तक इस क्षमता को बढ़ा देना और 2047 तक 100 गीगावाट तक क्षमता को बढ़ा देना। और यह सिर्फ तब संभव है जब हम पुराने कानूनों को बदलकर वर्तमान जरूरतों के हिसाब से संशोधन कर नए कानूनों का स्वरूप तैयार करें और जमीन पर उन्हें लागू करें। और इसलिए सरकार निजी कंपनियों के लिए भी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलने के लिए तैयार है ताकि इन लक्ष्यों को जल्द हासिल किया जा सके। यह एक बड़ी समस्या है देश के सामने, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पॉल्यूशन में कोयले की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि कोयले का जो दहन होता है वो पूरा नहीं होता है और इसलिए धुआं जो निकलता है वो कार्बन की मात्रा को वायु में बढ़ाता है, पॉल्यूशन को बढ़ाता है। जबकि जो न्यूक्लियर ऊर्जा है वो एकदम क्लीन ऊर्जा है, वो भारत को जीरो नेट की तरफ लेकर जाएगी। और इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इसे रिफॉर्म की तरह देखा जा रहा है। और क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि दशकों पुराना सरकारी एकाधिकार इसके बाद खत्म हो जाएगा। प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में हिस्सा ले सकेंगी। विदेशी कंपनियों के लिए भी भारत में निवेश के रास्ते खुल जाएंगे। शांति बिल विकसित भारत 2047 के विजन का हिस्सा है और साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय है। जरा समझ लीजिए नेट जीरो क्या होता है। नेट जीरो का मतलब कि हम कार्बन के उत्सर्जन को खत्म कर दें, ऑलमोस्ट उसको जीरो कर दें, दैट इज कॉल्ड नेट जीरो। और ये तब संभव होगा जब हम ग्रीन एनर्जी या इस तरीके की न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे और हम चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, इनके जरिए जो कंबशन हो रहा है उसको खत्म करेंगे। लेकिन ये कौन कौन से कानूनों की जगह लेंगे? क्योंकि वर्तमान में भी जो इस वक्त 23 न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहे हैं वो एक कानून के माध्यम से चल रहे हैं जो 8.8 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन भी कर रहे हैं। तो क्या उन कानूनों के हिसाब से वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भविष्य के लिए वो लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते जो सपने देखे जा रहे हैं? तो चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से कानून हैं जिनको बदलकर एक नया कानून लाया जा रहा है। जो पहला कानून है वो 1962 का है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, जो अब नहीं रहेगा। दूसरा कानून कौन सा है? दूसरा है परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010। अब ये दोनों डिसोल्व कर दिए गए हैं। शांति विधेयक के सदन के दोनों सदनों में पास होने के बाद इन दोनों कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। उद्योग जगत और विदेशी साझेदार लंबे समय से इन दोनों कानूनों को परमाणु ऊर्जा में निवेश की राह में बड़ी रुकावट मान रहे थे। मौजूदा समय में भारत में परमाणु पदार्थों, ऊर्जा और उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर यही दोनों कानून दिशा निर्देश तय करते हैं और इन्हें भविष्य के लिए बाधा माना जा रहा है। और इसलिए एक नए कानून का स्वरूप तैयार किया गया जिसे ऊर्जा के क्षेत्र में शांति के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए अब शांति के बारे में बात करते हैं कि शांति के बिल में खास क्या है। सबसे पहले एक बड़ा बदलाव है। भारतीय प्राइवेट कंपनियां न्यूक्लियर पावर प्लांट और रिएक्टर बनाने, उनकी मालिक बनने, उन्हें चलाने और बंद करने के लिए लाइसेंस ले सकेंगी। अभी तक का यह काम मुख्य रूप से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर रही थी। अन्य सरकारी कंपनियों के जॉइंट वेंचर तक यह सीमित थी। दूसरा क्या है? न्यूक्लियर हादसे को लेकर चिंता दूर हो जाएगी। न्यूक्लियर हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ प्लांट ऑपरेटर पर डाली गई है।
उपकरण सप्लायर कंपनी को इससे छूट दी गई है और यह विदेशी विक्रेताओं की बड़ी चिंता दूर करेगी। हर न्यूक्लियर हादसे के लिए अधिकतम जिम्मेदारी आईएमएफ द्वारा तय स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जिसे एसडीआर कहते हैं उसके 30 मिलियन के बराबर रुपए में होगी, जो मानकों के अनुरूप है। और जरा और समझिए बिल से क्या क्या होने वाला है, क्योंकि अगर एक एक चीज को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको ध्यान होगा भोपाल गैस त्रासदी कांड, उसमें क्या हुआ था, उसके जो मालिक थे वो भाग गए थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, इस बिल के बाद बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके कानून बनने के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की होगी और उन्हें एक भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले जरा एक बार बिंदुवार समझते हैं कि कैसे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जो रहने वाले हैं बिल के। सबसे पहले तो निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ जाएगी। मुख्य प्रावधान और बदलाव इसके अंदर डाल दिए गए हैं। एफडीआई की अनुमति है, लेकिन वो एफडीआई की अनुमति मैक्सिमम 49% है, यानी कि जो मेजर स्टॉक होल्डर होगा, स्टेक होल्डर होगा, वो भारत सरकार ही होगी। ऐसा नहीं है कि नियंत्रण पूरा निजी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, नहीं, 49% की उनकी भागीदारी मैक्सिमम होगी। इसके अलावा पुराने कानूनों का समापन हो जाएगा। सुरक्षा और सेफगार्ड इसके अंदर और बेहतर तरीके से सुनिश्चित किए गए हैं। तो चलिए इन एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं, क्योंकि अब भारतीय निजी कंपनियां जॉइंट वेंचर सही, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि दो कंपनियां, उनमें एक भारतीय हो सकती है, एक विदेशी हो सकती है, वो मिलकर कुछ कर रही होती है। तो मतलब अब भारतीय निजी कंपनियां जॉइंट वेंचर सहित न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने, चलाने, ऑपरेट करने और डीकमीशन करने के लिए लाइसेंस ले सकती है। पहले न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सरकारी कंपनियों तक सीमित था। कुछ गतिविधियों में 49% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, उसको मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को रिपील कर एक नया एकीकृत कानून लाया जा रहा है। सप्लायर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी खत्म की गई है। ऑपरेटर्स की लायबिलिटीज कैप की गई है, जो कि 1500 से 3000 करोड़ तक है, जो निवेशकों की पुरानी शिकायत दूर करता है। वहीं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को वैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई है। सभी गतिविधियां केंद्र सरकार के लाइसेंस और IAEA जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत कोर एक्टिविटी जैसे कि फ्यूल प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट अभी भी DAE के पास ही होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारी से दूर जा रही है। वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी को समझते हुए उसे निभा रही है, उस भूमिका को निभा रही है कि एक निजी कंपनी एफडीआई के जरिए अगर निवेश करके या ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बना रही है, तो उनके भी उन इश्यूज को रिजोल्व किया जाए जहां वो एक विश्वास के साथ इन्वेस्ट कर सके, लेकिन पूरा कंट्रोल उनको ना दिया जाए। कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में ही रहे। लेकिन बहुत से लोग इसको गलत तरीके से भी देख रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर न्यूक्लियर पावर निजी सेक्टर के हाथ में आ गई तो घर घर में परमाणु बम चला जाएगा, हर हाथ में एक परमाणु बम होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमाणु हथियार नीति बिल्कुल अलग है और परमाणु ऊर्जा संवर्धन नीति बिल्कुल अलग है, और दोनों का काम भी अलग है, दोनों के लाइसेंस भी अलग है। तो सबसे पहले तो इस बिल को आप परमाणु हथियार नीति के साथ जोड़कर मत देखिए। यह बिल कोई परमाणु हथियार नीति नहीं बदल रहा है। भारत की NFU यानी कि नो फर्स्ट यूज और न्यूनतम प्रतिरोध नीति बरकरार रहेगी। यह पूरी तरह शांतिपूर्ण सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस्ड है। सरकार इस नीति को ऐतिहासिक सुधार बता रही है, जो इंडो US न्यूक्लियर डील 2008 को भी आगे बढ़ाएगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि सख्त रेगुलेशन के साथ यह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, लेकिन सुरक्षा पर सतर्कता बेहद जरूरी है। यह बिल भारत को क्लीन एनर्जी में बड़ा प्लेयर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, और यदि राज्यसभा से पास होता है तो मान लीजिए 2026 उस रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी जिसे हम एनर्जी रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। और यह देश के अंदर का एक नया रिवॉल्यूशन होगा जो हम देखेंगे। हमें से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को नहीं देखा है। लगभग कंफर्म है श्वेत रिवॉल्यूशन को हमें से किसी ने नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि हम एनर्जी रिवॉल्यूशन, ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़े और उसको पूरा होते हुए देखें। लेकिन सवाल बहुत से ऐसे हैं
अपोजिशन भी जो एलिगेशन लगा रहा है कि भाई निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है, वो सेक्टर बेचा जा रहा है जिसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो भोपाल में हुआ ऐसा ना हो कि देश के अलग अलग हिस्सों में हो जाए। तो जरा समझिए बिल में निजी कंपनियों के लिए क्या क्या प्रावधान है। दरअसल पहली बार इस विधेयक में निजी कंपनियों के अधिकार होंगे कि वो परमाणु संयंत्र के निर्माण और उसके संचालन के लिए लाइसेंस हासिल कर सकें। निजी कंपनियां जॉइंट वेंचर यानी किसी सरकारी संस्थान के साथ या अन्य किसी कंपनी के साथ मिलकर लाइसेंस हासिल कर सकती हैं। विधेयक में इन संसाधनों के परमाणु ईंधन ले जाने और लाने की अनुमति दी गई है। प्रावधान इसका है, हालांकि परमाणु ऊर्जा से जुड़ी कुछ गतिविधियों पर पाबंदियां रहेंगी। मसलन परमाणु संवर्धन, खर्च हुए ईंधन के प्रबंधन और हैवी वाटर के उत्पादन से जुड़े काम अब भी केंद्र सरकार के ही नियंत्रण में होंगे। आप समझ रहे हैं, परमाणु संवर्धन केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। जो खर्च हुआ ईंधन है उसका प्रबंधन भी केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा हैवी वाटर के उत्पादन से जुड़े काम भी केंद्र सरकार के ही कंट्रोल में रहेंगे और इन पर बाकायदा सख्त निगरानी भी रखी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि परमाणु ऊर्जा के लिए इससे जुड़े पदार्थ और उपकरणों का इस्तेमाल करने वाली निजी कंपनियां लोगों को बीमा और वित्तीय सुरक्षा का प्रबंधन जरूर करेंगी ताकि किसी संभावित नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई की जा सके। विधेयक में कहा गया है कि किसी हादसे की स्थिति में परमाणु नुकसान के दावों से जुड़े आयोग का गठन किया जाएगा जो कि मुआवजे को लेकर फैसला करेगा और ये वो कंपनी देगी जो उस रिएक्टर को चला रही होगी और इसलिए परमाणु दुर्घटना की जिम्मेदारी भी इस कानून के जरिए तय की गई है। शांति विधेयक के तहत परमाणु दुर्घटना की जिम्मेदारी प्लांट संचालक की ही होगी। विधेयक के तहत प्रत्येक परमाणु दुर्घटना के लिए अधिकतम दायित्व की सीमा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तय की गई है और यह सीमा आईएमएफ की तरफ से निर्धारित विशेष आहरण अधिकार की 300 मिलियन इकाई के बराबर होगी। रिएक्टर के आकार के अनुसार संचालकों को बीमा या दायित्व फंड रखना होगा जिसकी राशि करीब 11 मिलियन से लेकर 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच होगी। तय सीमा से ज्यादा दावों के लिए एक अलग ऊर्जा दायित्व कोष बनाया जाएगा। अगर नुकसान इस सीमा से भी ज्यादा होगा तो सरकार आगे आएगी और उसकी भरपाई करेगी। लेकिन इसके बाद यह सच है कि विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को आसान करके उनके रास्ते खोल दिए गए हैं भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि शांति विधेयक में सरकार ने निजी कंपनियों के लिए न सिर्फ रास्ते खोले बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी नियमों को आसान कर दिया है। खासकर किसी हादसे की स्थिति में उनकी जिम्मेदारी का नियम हटाकर पूरे विधेयक में कहीं भी परमाणु पदार्थ या इससे जुड़े उपकरणों को भेजने वाली कंपनियों को हादसे के लिए उत्तरदायी ठहराने का जिक्र ही नहीं है। ऐसे में उनके पदार्थों या उपकरण की गड़बड़ी से हुए हादसे के लिए सप्लायर जिम्मेदार नहीं होंगे। बीते कई सालों से परमाणु पदार्थ और उपकरण भेजने वाली विदेशी कंपनियां भारत से इस तरह की छूट की मांग भी कर रही थी। इससे पहले परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में सप्लायर्स को उत्तरदायी बनाने का जिक्र था और इसके तहत कुछ मामलों में भारत की सिविल कोर्ट में सप्लायर के खिलाफ भी वाद दाखिल किया जा सकता है। हालांकि तब फ्रांस की अरेवा कंपनी और अमेरिका की वेस्टिंग हाउस ने इसका विरोध किया था। भारत के साथ परमाणु संयंत्र बनाने का ज्ञापन समझौता होने के बावजूद दोनों ही कंपनियां इससे पीछे हट गई थी। तो जरा देखिए कि न्यूक्लियर एनर्जी में निवेश को कौन कौन सी कंपनियां तैयार हैं, उनमें से कितनी भारतीय हैं और कितनी विदेशी हैं जिनके लिए यह अवसर खुला हुआ है। इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। टाटा पावर इस दौड़ में है, अडानी पावर इस दौड़ में है, रिलायंस इंडस्ट्री है, अमेरिकी कंपनी वेस्टिंग हाउस जो पहले से भारत के अंदर जॉइंट वेंचर में काम कर रही थी। इसके अलावा जी हिताची है जो कि जॉइंट वेंचर अमेरिका और जापान का। इसके अलावा फ्रांस की ईडीएफ है और रूस की रोसाटॉम है। ये दरअसल वो कंपनियां हैं जिनके लिए दरवाजे खुल गए। अब जो अपनी रीजनल कंपनी है, रीजनल का मतलब टाटा पावर हो गई, अडानी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन जॉइंट वेंचर के साथ जब विदेशी कंपनियां एफडीआई के माध्यम से निवेश करेंगी तो उनको इस कानून से थोड़ी राहत मिलने वाली है और इसीलिए प्लांट संचालक का दायित्व तो पूरे तरीके से कंफर्म इसके अंदर किया गया है। और कैसे किया गया है जरा इसको भी एक बार देख लीजिए। हादसे की स्थिति में परमाणु केंद्र संचालक का उत्तरदायित्व जो है परमाणु केंद्र की क्षमता के हिसाब से रुपए तय किए गए। मसलन
अगर जो परमाणु केंद्र की क्षमता है वो 3600 मेगावाट है तो उत्तरदायित्व रुपयों के अंदर 3000 करोड़ के आसपास वो कंपनी देगी। अगर वो क्षमता 1500 मेगावाट है तो ये 1500 करोड़ के आसपास उत्तरदायित्व होगा। अगर मेगावाट 150 के आसपास की क्षमता है तो 100 करोड़ के आसपास का उत्तरदायित्व होगा, वो कंपनसेशन होगा जो कंपनी देगी और इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है और यह सरकार की तरफ से तय की गई है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि विभिन्न सेक्टर ऐसे हैं जहां न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल होता है, मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए। इसके अलावा बिजली से आगे कई अन्य सेक्टर होते हैं जहां कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो रिएक्टर से उत्पन्न गर्मी, रेडिएशन और रेडियो आइसोटॉप्स के माध्यम से काम करती है और दुनिया की लगभग 10% बिजली न्यूक्लियर पावर से आती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप्स का उत्पादन, कैंसर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, मेडिकल इमेजिंग और इसके अलावा उपकरण स्टेरिलाइजेशन के लिए भी होता है। बहुत स्कोप है और ये शांति जो है ना, ये क्रांति है। ये क्रांति है एक नए दौर की, जो ऊर्जा क्रांति के तौर पर या कहिए कि एनर्जी रिवॉल्यूशन के तौर पर भारत उस तरफ कदम बढ़ा रहा है और इसके जरिए भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हुए दुनिया के लिए शांति स्थापित करेगा। इसलिए इसका वेलकम कीजिए, क्योंकि जब एक नई क्रांति आती है तो उसको लेकर भ्रांति बहुत होती है, लेकिन उस क्रांति का परिणाम जब सुखद होता है तो पूरा देश उसकी वजह से संपन्नता की तरफ बढ़ता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।